हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन। अभी हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं जिसमें कि जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का पेपर 3 होता है, इसके यूनिट 2 कंप्यूटर से संबंधित है, तो उसको पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि पिछली की जैसे जो कल जो पढ़ा है उसको पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद कुछ नया देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल अपने सॉफ्टवेयर के से शुरुआत किया था, अब ये सॉफ्टवेयर भी बचा हुआ है, तो हो सकता है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपने देखा था, उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है कि निर्देश और प्रोग्राम्स का समूह होता है। यानी देखा था कि निर्देश सेट ऑफ रूल होते हैं, नियमों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, बहुत सारे नियम बन करके निर्देश बनते हैं, बहुत सारे निर्देश बन के प्रोग्राम्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देश तथा प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है, किसी कार्य विशेष को पूरा करने का, है ना। जैसे कि प्रिंटिंग करना है भैया, अपन को वर्ड प्रोसेसिंग करना है, वीडियो देखना है ना, ये एडिटिंग वगैरह करना है, तो ये सारे काम करने का काम एक सॉफ्टवेयर का ही होता है। और यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर को आंखों से नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, ये आभासी भी। इसका जस्ट होता है अपोजिट हार्डवेयर। जैसे कि हार्डवेयर को आंखों से देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। भौतिक जैसे भाई माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, भौतिक अस्तित्व होता है ना, उसको देख सकते हैं, प्रॉपर टच कर सकते हैं। विशेषताओं देखें, इसकी उपयोग करने में आसान होते हैं, दक्ष होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, रख रखाव आसान होता है, इनका संशोधन भी आसान होता है, सुरक्षित विश्वसनीय होता है, त्रुटि रहित होता है, कंप्यूटर समझने योग्य होता है और पूर्णता होता है। इनके कार्य के आधार पर वर्गीकरण देखे थे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग यूटिलिटी और प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर होते हैं। तो इन सब के बारे में अपन आगे देख रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से शुरुआत किया था, ये जो पहला वाला है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग तथा सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने प्रोग्राम्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मतलब जो अपना कंप्यूटर, उसको जनरली भाषा में बोलते हैं सिस्टम है भैया, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो उस सिस्टम की जो प्रोसेसिंग करना है भाई, और अपन को उस पर क्या करना है क्या नहीं करना, उस सारे ऑपरेशन जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके कार्य देख लो, एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना बहुत सारे, जैसे कि अपने वर्ड पैड वगैरह बोले, है ना, जो भी, तो उसके विकास में सहायता करता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी यही करता है। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेंस नहीं होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकास में सहायता करेगा, उसका एग्जीक्यूट क्रियान्वयन भी करेगा। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मध्य में इंटरफेस, देखो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई सेंस नहीं है, और सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का कोई सेंस नहीं है, तो दोनों के मध्य में इंटरफेस का कार्य करता है और हार्डवेयर के प्रभावी उपयोग बनाता है, और डिवाइस के मध्य एक कोऑर्डिनेशन भी रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरुआत करते हैं। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में अभी ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ठीक है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन है, ये समझ लीजिएगा, है ना, इसकी जान है कंप्यूटर के लिए। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो अन्य कोई कंप्यूटर प्रोग्राम संचालित हो ही नहीं सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो संगठन होता है, समूह होता है, जो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर चलाने के लिए हार्डवेयर से उसको जोड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य में ये मध्यस्थ का काम करता है, इंस्ट्रक्शन को समझता है, मूल निर्देश देता है और हार्डवेयर का प्रयोग करता है। विंडो, एमएक्स, एक्स, लाइनक्स, यूनिक्स ये अपने सुने हुए हैं। उद्देश्य, सुविधा और क्षमता होती है। सुविधा यही है कि भाई जो कंप्यूटर होता है ना, उसको आसान बना देता है उपयोग करना, हार्डवेयर से डायरेक्ट जुड़े जाते हैं और अपन को इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्षमता ये है कि जो भी सारे हार्डवेयर लगे हुए हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कार्य देख लो भाई, ये देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय कर लेता है कि कब किसको कितने समय के लिए कार्य करना है। इसके लिए एक प्रोसेसिंग शेड्यूल एल्गोरिथम होती है, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में बात करें। अपन देखा था कि प्रिंटर जब करते हैं तो जब पहले कमांड दी है वही पहले प्रिंट निकल के आता है। डिवाइस मैनेजमेंट में कि भाई, है ना, डिवाइस में जो मैनेजमेंट, भाई किसको प्रिंटर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, प्रिंटर के लिए कौन सा स्कैनर के लिए है, ठीक है, कब इसको इंस्टॉल करना है, कब डी इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है, ये सब चीज़ें ना, तो ये मैनेजमेंट के लिए बात होती है।
मेमोरी मैनेजमेंट में जाते हैं तो मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वही दोनों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, मुख्य मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी होती है, वो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी से, और प्रोसेसर की स्पीड तो मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है इसलिए। ठीक है, और मेमोरी को मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं उसमें ना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, हालांकि उसको अच्छे से देख सकते हैं कि फाइल और फोल्डर अलग अलग बना सकते हैं इसमें अपनी डिटेल सुरक्षित, ताकि आसानी से अपन कुछ भी चीज़ें ढूंढते हैं तो वो और कुछ चेंज करना वो भी आराम से चेंज कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट में यह सभी सर्वर कंप्यूटर के सभी संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करता है। पासवर्ड सुरक्षा मतलब पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश न कर सके। उपयोग के बारे में देखें तो कि सुरक्षा प्रदान कर रहा है, भाई पासवर्ड लगा दो अपन, त्रुटि मतलब आसानी से कोई त्रुटि मिल जाती है। ठीक है, तो उसको ढूंढ सकते हैं, और हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर हमारे निर्देशों को समझ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ठीक है, देखो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, तो हार्डवेयर कोई काम ही नहीं करेगा सीधी सीधी। हार्डवेयर के ऊपर उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को चलाने की सुविधा भी देता है। मास्टर प्रोग्राम इसको कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर के सारे कार्य को मैनेजमेंट करता है। ये प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करने की योग्यता देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को आरेख चित्र यानी एक डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके उदाहरण डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हो जाते हैं। विशेषता ये ऑलमोस्ट कॉमन ही हो जाती है, जैसे कि भैया प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कहाँ पे इसका ज़रूरत है, कहाँ इसका भर गई है, ये सब चीज़ें हैं ना। और प्रोसेसर का ध्यान रखता है यानी मैनेज करता है प्रोसेसर। कंप्यूटर सभी जुड़ा जो डिवाइस होती हैं हार्डवेयर वगैरह उनको कंट्रोल करता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दोनों को भी मैनेज करता है। ठीक है, पासवर्ड वगैरह ये सब आपको प्रोवाइड कराता है, गलतियों को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के मध्य में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप देख लो तो भैया, है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं, उपयोगकर्ता के आधार पर, विकास के आधार पर। उपयोगकर्ता सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, और विकास के आधार पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क और रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम शेयरिंग, ये मल्टीटास्किंग। तो सबसे उपयोगकर्ता के आधार पर कि भाई उपयोगकर्ता की मतलब हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही बार में एक यूजर कार्य करने की अनुमति देता है, MS-DOS, MS विंडो वगैरह। मल्टी यूजर में एक बार में एक से अधिक यूजर कार्य करने की अनुमति देता है, लाइनक्स वगैरह, है ना। विकास के आधार पर बात कर मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बैच ऑपरेटिंग बताया कि दूसरी पीढ़ी जो कंप्यूटर होते हैं उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसमें एंड यूजर और कंप्यूटर के बीच कोई डायरेक्ट इंटरकनेक्शन नहीं होता था। इसकी मेन मुख्य बात है कि एंड यूजर और इनको पता ही नहीं चलता था भाई क्या चल रहा है, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता था उसमें। इसमें क्या होता था, जो पंच कार्ड इनपुट की तरह मदद कर देते अपन पहले या दूसरी पीढ़ी में, तो पंच कार्ड की मदद से जो जॉब होता था उसको इनपुट कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद में आउटपुट अपन प्रिंटर के माध्यम से ले लेते थे। तो इसमें क्या होता था, जो ऐसे जो कोई यूजर्स है, ठीक है, उसको कोई इनपुट देना है तो जॉब के माध्यम से वो जो होता ना मतलब टेक्नीशियन वगैरह उसको दे देता, और फिर उसके बाद में वो उसका इंतजार करता था, फिर आउटपुट लेके आता था। एडवांटेज यही है कि ये समान जॉब को सिंगल बैच में कर देने से ऑपरेटर के लिए जॉब सेटअप टाइम काफ़ी हो जाता था, और ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग तकनीक का उपयोग करके CPU आइडल टाइम भी काफ़ी कम हो जाता था, और एक से ज़्यादा यूजर बेस सिस्टम को शेयर कर सकते थे। हानि यही है कि भाई कुछ पता ही नहीं है, भाई कोई इंटरेक्शन ही नहीं है यूजर और कंप्यूटर के मध्य में ना, एंड यूजर और कंप्यूटर के मध्य में तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा तो लॉस यही है भाई, कब कौन सा काम कुछ पता ही नहीं है चीज़ों में। किसी जॉब की प्रोसेसिंग फेल हो जाने पर बैच की जो बाकी जॉब को अज्ञात समय तक प्रतीक्षा करना होती थी, और इनपुट आउटपुट किसी दूसरे इवेंट के लिए इंतजार करना होता था, उतने समय में CPU आइडल हो जाता था और प्रक्रिया निष्पादन में समय अधिक लगता था। नेटवर्क ऑपरेटिंग में देखो एक सर्वर होता है और दूसरे क्लाइंट से जुड़े रहता है। मैंने कल बताया था कि सर्वर बीच में होता है, बहुत सारे क्लाइंट से जुड़ा होता है ना। ये सर्वर फेल हो गए तो सब बात खत्म हो जाती है, तो दूसरे क्लाइंट से जुड़े होते हैं। तो ये सर्वर क्या होता है, केंद्रीय कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, जो कि सारे कंप्यूटरों जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं उनके डाटा को सुरक्षा, एप्लीकेशन, नेटवर्क, इनको सबको कंट्रोल कर मैनेज करने का कार्य इसका सर्वर का होता है। तो ये बात क्या कर रहा है भाई, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किसी छोटे प्राइवेट नेटवर्क को अपनी नेटवर्क से बाकी जुड़े कंप्यूटर में फाइल, प्रिंटर ये सब पहुँचाने की ये काम करता है। नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क बन जाता है, सर्वर है, इससे सारे क्लाइंट आपस में जुड़े जाते हैं। तो वही सर्वर है, वो सब चीज़ों को डील करता है, हैंडल करता है, मैनेज करता है, सुरक्षा, एप्लीकेशन से संबंधित, ठीक है। और इसके माध्यम से अपन छोटे प्राइवेट नेटवर्क भी बना सकते हैं, जो कि और इसमें कि फाइल, कंप्यूटर सब आपस में जुड़े होते हैं।
ठीक है। इसको टाइटली कपल सिस्टम भी कहते हैं। इसके लाभ देख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही सेंट्रल सर्वर होता है और बाकी सभी कंप्यूटर को संभाल लेता है। ठीक है, जिससे हमारा सर्वर अत्यधिक स्तर केंद्रीकृत हो जाता है और सभी कंप्यूटरों की सिक्योरिटी को केंद्रीय सर्वर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर में नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आसानी से अपडेट या रिप्लेस किया जा सकता है। हानियों में क्या आता है, केंद्रीय सर्वर को रोजाना रख रखाव अपडेट करने की आवश्यकता, उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई, क्योंकि भाई यदि सर्वर ही फेल हो गया तो कोई मतलब का नहीं होता है ना। उपयोगकर्ता को केंद्रीय सर्वर पर डिपेंड रहना पड़ता है और ये काफ़ी महंगे होते हैं। रियल टाइम मतलब एक्चुअल जो चल रहा है ना, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम में काम करते हैं। देखो क्या देखा अपन ने, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की लाइन है इसमें। और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम में काम करते हैं, अर्थात इनपुट को प्रोसेस करने और प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय बहुत कम होता है इसमें। और इस समय अंतराल को क्या कहते हैं अपन, रिस्पॉन्स टाइम ही कह रहे हैं इसको। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तब किया जाता है जब समय की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए जैसे मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करें अपन, जैसे कि कल बताया था समाचार पत्रों में देखते हैं ना अपन, इतने समय बाद मिसाइल लॉन्च होने वाला है, इतने समय में सैटेलाइट लॉन्च होना, तो इसमें अपन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। हार्ड और सॉफ्ट दोनों टाइप के रियल टाइम सिस्टम होते हैं। इसके एडवांटेज देखा था कि मेमोरी आवंटन को बहुत बेहतर तरीके मैनेज किया जा सकता है। इसके प्रोग्राम का साइज कम होने के कारण रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग ट्रांसपोर्ट जैसी एम्बेडेड में किया जाता है। डिवाइस और सिस्टम का उपयोग अधिकतम होता है। हानि यही है कि कभी कभी सिस्टम संसाधन इतने अच्छे नहीं होते हैं और महंगे भी होते हैं और एल्गोरिथम को समझना, डिजाइन करना काफ़ी जटिल होता है। एक समय में बहुत कम टास्क को चलाया जा सकता है इसमें। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब भाई बांट देते हैं सीधी सी, जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से इंटरकनेक्ट होकर के एक दूसरे से टास्क शेयर करते हैं। देखो बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है, और किसी नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि अभी जो उसमें था ना, सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट आपस में कनेक्टेड है, तो कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क से आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को भाई वो काम नहीं कर पा रहे हैं ना, भाई मेरे पास लोड ज़्यादा हो, तो दूसरे को वो अपना टास्क शेयर कर देते हैं। तो इसको अपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर की सेवा के लिए केंद्रीय सर्वर का उपयोग करते हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम और पीयर टू पीयर सिस्टम। एडवांटेज क्या हो जाता है भाई इसमें कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये अनुमति देता है कि हम किसी कंप्यूटेशन को समांतर रूप से चलने के लिए विभिन्न साइटों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन, है ना। यदि किसी नोड के पास ज़्यादा काम आ जाता है, भी बोला ना कि भाई ज़्यादा काम आ गया, भाई तू मेरा काम ले ले, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उस लोड को नेटवर्क से दूसरे पर शेयर कर देता है। यूजर आसानी से आपस में संसाधनों को शेयर कर सकते हैं ना, शेयरिंग वाली बात हो जाती है। अगर मुख्य नेटवर्क फेल हो जाए, वही सर्वर वाला सिस्टम है, तो सभी कंप्यूटर कम्युनिकेशन संचार टूट जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, आप काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर अधिक जटिल होता है और अच्छी तरह से समझा भी नहीं गया इनको। टाइम शेयरिंग में भाई अभी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, मतलब एक पर लोड बढ़ रहा है तो दूसरे को दे रहे हैं, इसमें टाइम शेयरिंग की बात चलती है। तो इसमें प्रत्येक प्रक्रिया को निष्पादित होने के लिए निश्चित एक टाइम दिया जाता है भाई, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी टास्किंग भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ये टास्क स्विचिंग का समय बहुत कम होता है इसमें, तो दूसरे टास्क को कम समय इंतजार करना पड़ता है। और यदि किसी टास्क को पूरी प्रक्रिया हो जाती है ना, तो बाकी टास्क के बीच निर्धारित समय बढ़ जाता है, तो इसके लिए क्या है, समान समय मिलता रहता है। हानि यही है कि स्विचिंग में कभी कभी जटिलता होती है, तो सारे यूजर एप्लीकेशन चल रहे हैं जो सिस्टम में अटका सकते हैं, हैंग हो जाता है सिस्टम अपना, अधिक संसाधनों की खपत करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है इसमें, विशेष ऑपरेटिंग हार्डवेयर के उच्च विनिर्देशों की आवश्यकता होती है। मल्टी में कि बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं अपन, है ना। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, यानी इन सिस्टम के पास समांतर में काम करने वाले कई प्रोसेसर होते हैं जो कंप्यूटर, क्लॉक, मेमोरी, बस, पेरिफेरल डिवाइस इत्यादि को आपस में साझा कर सकते हैं। यानी क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोसेस कर सकते हैं इसमें, समांतर में जो प्रोसेसर काम कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर क्लॉक होती है, मेमोरी, बस, तो आपस में इनको अपन साझा कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो कंप्यूटर में आगे हार्डवेयर की संख्या एक ही होती है, बस सीपीयू की संख्या बढ़ा दी जाती है, ठीक है। ऐसा करने से हम कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रक्रिया को निष्पादित करते हैं। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, असिमेट्रिक। उदाहरण लाभ के लिए बात करें अपन, सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ती जाती है, यानी एक प्रोसेसर फेल हो जाए तो सिस्टम बंद नहीं होता है, क्योंकि एक मतलब उसमें बहुत सारे सीपीयू पैरेलल में लगे हुए हैं ना, इसलिए तो प्रति यूनिट समय निष्पादित होने वाली जो प्रक्रिया वो भी बढ़ रही है। एक समय में एक से ज़्यादा
प्रक्रिया को रन करा अपन, समांतर प्रोसेसिंग कह रही हैं अपन इसको। हानि यही है कि भाई कई प्रोसेसर के द्वारा, देखो कीमत तो बढ़ेगी सीधी सी है ना। कई प्रोसेसर के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के संसाधन जैसे मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस इत्यादि साझा करने पर एक शेड्यूल पेचीदा हो जाता है, खर्चा ज़्यादा आ जाता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कई कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने में मतलब तुलना में सस्ता ही होता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कई कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने की तुलना में सस्ता है। और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में सभी जो CPU रहते हैं ना, उनकी मेमोरी साझा करते हैं, इससे हमें अधिक साइज मेमोरी की आवश्यकता होती है। एम्बेडेड से अपना जो घड़ी वगैरह रहती है ना अपना, ये सब एम्बेडेड सिस्टम में आते हैं। तो किसी विशिष्ट कार्य को करना है अपन को, जैसे घड़ी में अपन को लगाना है, एम्बेडेड सिस्टम हो जाता है, ठीक है। ऐसे वॉशिंग मशीन में लगाना भैया, तो विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। तो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया गया या एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक समूह क्या कहलाता है? सीधी या विशिष्ट कार्य के लिए बनाया गया सिस्टम क्या कहलाता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उपभोक्ताओं को मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, लाइनक्स, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब ये हो जाते हैं। फायरफॉक्स के बारे में बात करें अपन, तो नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर को किसी बाहरी आक्रमण से बचाने वाला, जनरली बोले फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है। ऐसे कोई जो स्ट्राइक वगैरह देता है ना, मतलब कंप्यूटर पे कोई वायरस वगैरह अटैक करता है तो उसको ब्लॉक कर दे। बहुत सारी साइटें होती हैं, अपन उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक्सेस नहीं, तो फायरवॉल क्या है उसमें लगी रहती है। तो नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर को किसी बाहरी आक्रमण से बचाने वाला सॉफ्टवेयर फायरवॉल कहलाता है। डिवाइस ड्राइवर में क्या होता है, एक विशेष प्रोग्राम्स होता है जो इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ता है और वे कंप्यूटर से संचार स्थापित कर पाते हैं, है ना। एप्लीकेशन, अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। देखो, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण दो टाइप होते हैं, सामान्य और बेसिस वाले। तो सबसे पहले सामान्य के बारे में बात करें। ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें अनेक प्रकार के काम करने की क्षमता होती है, लेकिन ये कार्य समान होते हैं। सामान्य मतलब एक अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर टाइपिंग, डेटाबेस, है ना। ये सब कैसे होते हैं? ये सामान्य उद्देश्य वाले, जनरली अपन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है इनको। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले CPU में हम किसी विशिष्ट कार्य के लिए अलग से डिवाइस नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी CPU की क्षमता कम होती है। देखो, सामान्य उद्देश्य में अपन ने क्या देखा, ऐसे कंप्यूटर जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये कार्य क्या होते हैं समान, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करना, लेटर टाइपिंग करना अपन को, ठीक है, फोटोशॉप पे काम करना है ना, और ऐसे सर्फिंग वगैरह करना है अपन को, ठीक है। तो ये जो होते हैं कैसे होते हैं, सामान्य उद्देश्य वाले होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले CPU में हम किसी विशिष्ट कार्य के लिए अलग से डिवाइस नहीं जोड़ते हैं भाई, क्योंकि CPU की क्षमता ही कम होती है। विशिष्ट उद्देश्य जस्ट इसका उल्टा हो जाए भाई, ये क्या होता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, इनकी कीमत वगैरह भी बहुत महंगी होती है, ठीक है। और इनमें अपन CPU की क्षमता है ना, उस जो कार्य होता है उसी के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, ठीक है, जिनके लिए इन कंप्यूटरों को तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे एक अंतरिक्ष विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, यातायात कंट्रोल में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सा, ये बड़े बड़े क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। सोर्स के आधार पर बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ऐसे ओपन सोर्स यानी जिनका सोर्स कोड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होता है, उदाहरण एंड्रॉयड वगैरह। ओपन सोर्स कोड क्या होता है, इनका पब्लिक डोमेन में कोई भी उपयोग कर सकता है उन चीज़ों को, तो उसको क्या कहते हैं अपन, ओपन सोर्स कहते हैं। एंड्रॉयड के बारे में बात करें तो इसके लाभ देख लो, ये लागत सीधी सी है कि भाई ये फ्री होते हैं, ओपन है तो, यानी सस्ता, बिना लाइसेंस के फ्री में दिए जा सकते हैं। कस्टमाइजेशन, सोर्स कोड उपलब्ध है, इसलिए डेवलपर अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें कार्य हो सकता है। लागत और कस्टमाइज, कम्युनिटी सपोर्ट, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के पास उपयोग करने वाली बड़ी कम्युनिटी होती है, जो बिग फक्स जो बग होती है ना उसको फिक्स करने के लिए, सुधार करने में योगदान देती है। पारदर्शिता, सोर्स कोड ओपन है तो सीधी सी है, पारदर्शिता तो है ही उसमें, पारदर्शिता तो यूजर सॉफ्टवेयर की कार्य प्रणाली, डाटा संग्रहण की प्रणाली को देख सकते हैं। इसकी देखो अपन ने क्या, मेरे ओपन सोर्स क्या होता है, सोर्स जिनका सोर्स कोड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। उदाहरण एंड्रॉयड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाभ क्या हैं, लागत, भाई लागत फ्री में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस नहीं, ज़रूरत नहीं है। कस्टमाइजेशन, सोर्स कोड उपलब्ध होता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार डेवलपर उसको कस्टमाइज कर सकता है। कम्युनिटी, यानी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है जो कि जो बग होती है, मतलब गलतियाँ होती हैं उनको फिक्स करना, सुधारना, उसमें योगदान देती है। पारदर्शिता मतलब वही फ्री तो है ही, ठीक है, सोर्स कोड ओपन है ही,
तो इसलिए उस यूजर सॉफ्टवेयर की कार्य प्रणाली, डाटा प्रणाली को उसमें आराम से देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सीमाएं देखो, ये सीमाएं तो यही हो जाएगी भाई, जटिलता हो जाएगी। सीमित तकनीकी समर्थन है भाई, फ्री में मिल रही चीज़ें, ये थोड़ी ना कि आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। सीमित तकनीकी समर्थन ऐसे कि हालांकि ट्रबल शूट समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ी कम्युनिटी होती है, लेकिन विशेषज्ञ प्राप्त तकनीकी सहायता की गारंटी नहीं होती है। जटिलता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अभिविन्यासित करना बहुत कठिन जटिल होता है। फीचर्स का अभाव, ओपन सोर्स में सामान्यतः क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की तुलना में कम फीचर होते हैं, है ना। सुरक्षा संबंधी भी समस्या रहेगी सीधी से, क्योंकि हैकिंग वगैरह की ना। क्लोज सोर्स के बारे में बात करें तो इनका सोर्स कोड पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। सोर्स सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड पब्लिक डोमेन में नहीं होता है ना, पब्लिक डोमेन में नहीं होता है, उनको क्लोज सोर्स कहते हैं। इसके लाभ देख लो, तकनीकी सहायता, जैसे कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का निर्माण विशेषज्ञों की टीम करती है। देखो वहाँ पे क्या कोई भी सामान्य व्यक्ति कर रहा था, ठीक है। ऐसे कोई जो ट्रबल शूट्स छोड़िए, इसके अलावा कोई विशेषज्ञ वाली बात आई तो वहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती। लेकिन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में एक विशेषज्ञों की टीम तैयार करती है ना इसको, और जो संसाधनों को सेटअप, अभिविन्यासित और ट्रबल शूट में सहायता प्रदान करती है। फीचर्स में यही है कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तुलना में बहुत ज़्यादा फीचर होते हैं। भाई पैसा ले रहा है ना, इसमें क्या रहता है, लागत होती है, ये देखेंगे अपन, लाइसेंस फीस लगती है इसमें। सुरक्षा है कि भाई इसमें फीचर बहुत सारे अंतर्निहित होते हैं जो साइबर खतरों के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। एकीकरण, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से कार्य करने के लिए इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होती इनमें। और हानि यही है कि भाई इसमें फ़ीस लगती है। वेंडर लॉक इन, वे संस्थान जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं उन्हें वेंडर पर निर्भर रहना पड़ता है और स्विच करने में कठिनाई होती है। सीमित कस्टमाइजेशन, ठीक है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अनुपस्थित न होने के कारण कस्टमाइजेशन संभव नहीं होता। यहाँ पे पारदर्शिता, सोर्स कोड उपलब्ध नहीं है, इसलिए यूजर को पता ही नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे कार्य करता है, क्या संग्रहित करता है ना, जिससे निजता संबंधी डाटा के ये मुद्दे उठते रहते हैं। देखो दोबारा से देखते हैं एक बार, दो टाइप के होते हैं यहाँ पे सोर्स के आधार पर, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स में ये देखा था कि जिनका सोर्स कोड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होता है उसको ओपन सोर्स कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एंड्रॉयड बोलते हैं अपन, है ना। और इसके लाभ देखें तो लागत होती है, फ्री में होते हैं। कस्टमाइजेशन, अपनी आवश्यकता के अनुसार डेवलपर कस्टमाइज कर सकते हैं। कम्युनिटी, यानी बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है जो बग होती है उनको फिक्स करना, सुधार करने योगदान। पारदर्शिता, मतलब सोर्स कोड इसमें आराम से अपन सब चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। यूजर सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली कैसी है, डाटा का संग्रहण कैसा हो रहा है इसमें। सीमा इसमें देखी तो भाई इसमें तकनीकी का अभाव रहता है, मतलब तकनीकी समर्थन कम रहता है, मतलब ट्रबल शूट जैसी समस्याओं को छोड़ दिया जाता है। तो एक विशेषज्ञ टीम इसकी गारंटी नहीं देती है कि भाई आपकी समस्याओं को सॉल्व कर ही दिया जाएगा। जटिलता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अभिविन्यासित करना बहुत कठिन होता है। फीचर्स, इसमें कम ही फीचर्स होते हैं क्लोज सोर्स की तुलना में बात करिए तो। सुरक्षा संबंधी भी समस्या होती हैं। क्लोज सोर्स के बारे में बात करें, इसका जो सोर्स कोड होता है पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होता है, नहीं होता है, मतलब उसका ओपन का पब्लिक डोमेन में होता है, ठीक है। लाभ यही कि तकनीकी सहायता यदि भाई इसमें विशेषज्ञों की टीम काम करती है, पैसा खर्च हो रहा है ना इसमें, और संसाधनों को सेटअप, अभिज्ञान, ट्रबल शूट की में सहायता प्रदान करती है। फीचर्स में कि भाई ओपन सोर्स की तुलना में ज़्यादा फीचर्स होते हैं क्लोज सोर्स में। सुरक्षा है कि इसमें सुरक्षा के जो फीचर्स होते हैं वो अंतर्निहित होते हैं, साइबर खतरों के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। एकीकरण है कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। हानि ये है कि भाई इसमें लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। वेंडर लॉक इन, उस पर डिपेंड रहना पड़ता है वेंडर पे, ठीक है। और सीमित कस्टमाइजेशन, इसमें क्या है कि कस्टमाइजेशन इतना नहीं हो पाता है क्योंकि क्लोज सोर्स है। और पारदर्शिता है कि भाई इसमें पता ही नहीं रहता है कब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो निजता संबंधी मुद्दे भी इसमें उठते रहते हैं। अब अभी तक अपन ने सॉफ्टवेयर पढ़ा, तो अब देखते हैं हार्डवेयर। देखिए अभी स्टार्टिंग में जैसे अपन सॉफ्टवेयर के बारे में देख रहे थे तभी बोला था कि भाई ये कंप्यूटर का भी भौतिक भाग होता है जिसको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसमें डिजिटल सर्किट लगे होते हैं, कंप्यूटर के, है ना, डिजिटल सर्किट लगे होते हैं। कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसमें डिजिटल सर्किट लगे होते हैं, कंप्यूटर के भौतिक भाग को अपन क्या कह रहे हैं, अपन हार्डवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर मशीन का वो हिस्सा है जिसे हम आँखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में ऐसे CPU हो गया, मदरबोर्ड, रैम, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, है ना, जो भी अपन देख रहे हैं, जो छू रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती है। अब हालांकि हार्डवेयर दो कैटेगरी में बटे आते हैं, एक आंतरिक हार्डवेयर और बाह्य हार्डवेयर। देखो हार्डवेयर क्या होता है, भौतिक भाग होता है कंप्यूटर का,
जिसमें डिजिटल सर्किट लगे होते हैं, उनको अपन हार्डवेयर कह रहे होते हैं। यानी कंप्यूटर का मशीन का ही हिस्सा होता है जिसमें आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, आवाज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दो टाइप के होते हैं, उदाहरण देख रहे सीपीयू, मदरबोर्ड, कीबोर्ड वगैरह ये सब चीज़, रैम वगैरह, हार्ड डिस्क, ये सब क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। दो टाइप के होते हैं, आंतरिक टाइप के और बाह्य टाइप के। तो स्टार्टिंग करते हैं आंतरिक करते हैं। देखो कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट जिसमें मुख्य उपकरण आंतरिक रूप से यानी कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे रैम वगैरह है ना, रोम वगैरह, हार्ड डिस्क के अंदर होती है। और बाहर में तो क्या होता है भाई, कीबोर्ड हो गया, अपन माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, सब बाहर होते हैं, बाहरी हार्डवेयर हो जाते हैं। तो आंतरिक हार्डवेयर फिजिकल पार्ट, वह भौतिक पार्ट जिसमें मुख्य उपकरण आंतरिक रूप से निर्माण करते हैं कंप्यूटर का। तो आंतरिक उपकरण में से सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, रैम इत्यादि होते हैं। मदरबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें सभी आवश्यक गुण, भाई मदरबोर्ड सबसे मेन होता है कंप्यूटर में ना, इंटरनली पार्ट होता है जो कि। और सीपीयू, रैम, एचडीडी, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, बायो, सीमोस, माउस, ये सब इसमें क्या इससे अटैच रहते हैं ना। और मदरबोर्ड इन उपकरणों को पावर सप्लाई पहुंचाता है, आपस में कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। मदरबोर्ड का काम पावर सप्लाई पहुंचाना, कम्युनिकेशन करवाना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो एक्सटर्नली होती है वो भी क्या मदरबोर्ड से अटैच होती हैं। तो अब स्टार्टिंग करते हैं सीपीयू से। देखो सीपीयू का पूरा नाम होता है, कई एग्जाम में पूछा है भाई, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है। इसे ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। ब्रेन, मस्तिष्क भी कहते हैं इसको, है ना। और यह पीसी से जुड़े सभी विभिन्न उपकरणों को कंट्रोल करता है। क्या कर रहा है, उपकरणों को कंट्रोल कर रहा है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। देखो सीपीयू के बारे में देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यह जो कंप्यूटर से जितने सारे जो हार्डवेयर उपकरण जुड़े होते हैं उसको कंट्रोल करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। भाई जो सीपीयू का एक अभी सबसे पहले जब पढ़ रहे थे अपन देखा था, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, बीच में प्रोसेसर होता है, ठीक है। इनपुट, यूजर्स ने इनपुट दिया, इसको प्रोसेस करने का काम किसका रहता है, सीपीयू का रहता है। बाद में यूजर्स को आउटपुट प्रदान कर दिया जाता है। तो सीपी यूजर ने क्या दिया, इसको डाटा दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसको प्रोसेस में बदलना किसका काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर का काम, इसका सीपीयू का काम रहता है। इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी किसको कहते हैं अपन, सीपीयू को कहते हैं। देखो दोबारा देखते हैं, सीपीयू का क्या काम रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, ठीक है। और सारे उपकरण होते हैं उनको कंट्रोल करता है, सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ये माइक्रोचिप है जो कि इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन बदलता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, इनपुट को आउटपुट में बदल देता है। और इनपुट आउटपुट यूनिट को मिला करके पूरा कंप्यूटर सिस्टम अपन, यानी इनपुट, आउटपुट और सीपीयू तीनों को मिला करके क्या करें अपन, एक कंप्यूटर सिस्टम बन गया। अब इसके भी पार्ट होते हैं। देखो जो सीपीयू रहते हैं इसके पार्ट होते हैं, अपन स्टार्टिंग में देखा भी था हालांकि, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट वगैरह। तो एएलयू में अपन मेन दो पार्ट होते हैं इसके, एएलयू हालांकि तीनों होते हैं। एएलयू में देखा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक गणितीय है, लॉजिक मतलब रीजनिंग वाली पोर्सन। तो ऐसी यूनिट जो कि अंक गणितीय और तार्किक गणना करने में काम करती है उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अंक गणित में जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग। और तर्क की गणना मतलब तुलनात्मक, जैसे छोटा है, बड़ा है, बराबर नहीं है, ये सब आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें चलती रहती हैं।